हाय गाइस। तो बेटा चैप्टर नंबर 2 के अंदर ही हमारे पास अलग अलग टॉपिक्स थे जहाँ पर हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था और इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में पढ़ा। तो हम लोग स्पेसिफिक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड को लेकर कुछ एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो की हेल्प से इन सारे एमसीक्यूज को लर्न जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which sector made the maximum contribution in the national income of India during the period 1950 to 91? कौन से ऑक्यूपेशनल सेक्टर ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी इंडिया की नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया 1950 से लेकर 1991 तक? हमें उसका आंसर देना है। क्या वो एग्रीकल्चर सेक्टर था, सर्विस सेक्टर था, इंडस्ट्रियल सेक्टर था या नन ऑफ दीज था? नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 सेक्टर में से एक सेक्टर बताना है। हमारी इंडस्ट्रीज उतनी स्ट्रांग नहीं थी तो ये भी नहीं हो सकता। सर्विस सेक्टर में हम लोग ज्यादा काम कर नहीं रहे थे, तो कौन सा सेक्टर रहा? एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर। करेक्ट। आगे चलते हैं। द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सीन इन एग्रीकल्चर, आपको एग्रीकल्चर के अंदर कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देती है? टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट या वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट? सर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो आपने हमें याद करवा रखा है, तो आप लोग भी याद कर ले जो वीडियोस देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा होती है वो कौन सी होती है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, उसको कहा जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया जीडीपी हैज टेंडेड टू, आपको ये बताना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर हमारी जीडीपी के अंदर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है? आपको ये हमें जल्दी से बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या था? डिक्लाइन, सेकेंड राइज, थर्ड रिमेन कांस्टेंट, फोर्थ फर्स्ट डिक्लाइन देन इंक्रीज। ये नहीं है, राइज नहीं है, रिमेन कांस्टेंट नहीं है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर इंडिया की जीडीपी में धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हम लोग सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर में ज्यादा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज स्टार्ट इन इंडिया, आपको बताना है कौन से साल के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया। 80-81 इतना लेट तो नहीं हो सकता, 47-48 इतना जल्दी नहीं हो सकता, 1901 1902 नहीं, इंडिपेंडेंस ही नहीं मिला था। तो करेक्ट आंसर इज 1967-68। तो करेक्ट आंसर इज 1967-68। नेक्स्ट, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एट प्रेजेंट, आपको ये बताना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर एट प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट लिमिट कितना है? 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़? आंसर इज 5 करोड़। आपने बिजनेस स्टडीज के अंदर भी पढ़ा है स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के बारे में। नेक्स्ट, सपोर्ट प्राइस पॉलिसी मीन, सपोर्ट प्राइस पॉलिसी का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम प्राइस फॉर प्रोड्यूस गुड्स, सब्सिडी टू फार्मर्स, मोर प्राइस देन इंडस्ट्रियल गुड्स या मिनिमम प्राइस बाय द गवर्नमेंट टू द फार्मर्स? सर मिनिमम प्राइस नहीं, नहीं सर। मोर प्राइस इंडस्ट्रियल गुड्स के बारे में बात हो रही है, नहीं सर। तो यहाँ सपोर्ट किया जा रहा है, फार्मर्स को सपोर्ट किया जा रहा है, इसको सपोर्ट प्राइस पॉलिसी कहते हैं। यानी हम फार्मर्स को क्या दे रहे हैं? हम लोग फार्मर्स को क्या दे रहे हैं? क्या सब्सिडी दे रहे हैं? नहीं सर। क्या मैक्सिमम प्राइस दे रहे हैं? नहीं सर। क्या मोर प्राइस दे रहे हैं इंडस्ट्रियल गुड्स की? हम इसकी तो बात ही नहीं कर रहे थे। यानी हम फार्मर्स के लिए क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए एक मिनिमम प्राइस रख देती है कि अगर आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कहीं भी सेल नहीं होता तो गवर्नमेंट एटलीस्ट उस मिनिमम प्राइस पर उसको परचेज कर लेगी। तो आंसर इज मिनिमम प्राइस बाय द गवर्नमेंट टू द फार्मर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, आपको ये बताना है कि रूरल क्रेडिट के अंदर ट्रेडिशनल सोर्स क्या था? आप लोगों ने याद किया हुआ रूरल डेवलपमेंट में इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, उसी की बात हो रही है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट क्या था? हम लोग किससे पैसा ले लिया करते थे? कोऑपरेटिव बैंक्स? नहीं सर। कमर्शियल बैंक्स? नहीं सर। आरआरबीज होता ही नहीं था सर। तो हम लोग किससे पैसा लिया करते थे? मनी लेंडर्स। जो मनी लेंडर्स होते थे जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे फार्मर्स को, वो ट्रेडिशनल सोर्स था जहां से लोग पैसा ले लिया करते थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, Industrial Policy Resolution 1956 laid emphasis on the role of,
उसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किस सेक्टर के लिए रखा था, उसने किस बात को ज्यादा एम्फेसाइज किया था कि अब वो किस सेक्टर में ज्यादा काम करवाएगा, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एफडीआई या लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सर गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की तरफ बात करी थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एसएसआई। आपको चार स्टेटमेंट दी है, आपको बताना है एसएसआई के लिए क्या ट्रू नहीं, मतलब जो वहां पर एप्लीकेबल नहीं होता या जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते। एसएसआई शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, लेबर इंटेंसिव होती है, प्रमोट इक्विटी या कैपिटल इंटेंसिव। सर क्या चीज नहीं होती एसएसआई में, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स नहीं होती। आगे क्वेश्चन नंबर 10, टाइप्स ऑफ गुड्स दैट आर एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड बाय द नेशन इज कॉल्ड। आपको बताना है वो गुड्स जो हमारा नेशन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है उसको क्या कहा जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड कहा जाता है, कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड कहा जाता है या ट्रेड सरप्लस कहा जाता है। अब दोबारा से देख लें, टाइप्स ऑफ गुड्स दैट आर एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड बाय अ नेशन इज कॉल्ड, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं क्या, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड कहते हैं क्या, या कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड कहते हैं या ट्रेड सरप्लस कहते हैं। सर हम उसको कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड कहते हैं। जो गुड्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किए जाते हैं वो कितनी क्वांटिटी खरीदे जाते हैं, कहां से लिए जाते हैं, जो उसका ब्यूरो होता है उसको कहा जाता है कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या रिफॉर्म किया था, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज किया था, यूज ऑफ HYB सीड्स किया था, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स किया था या प्रोविजन ऑफ क्रेडिट किया था। आपको बताना है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, हम यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं और वो क्या था, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। हम लोगों ने लैंड होल्डिंग्स पे सीलिंग किया था, तो सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स इज अ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, which of the following statement is true about disguised unemployment? It is found in large scale in the agriculture sector in India. The number of people engaged on a piece of land is more than what is actually required. The total output does not fall even if some workers are withdrawn. सर ये तो सारी स्टेटमेंट्स ठीक लग रही हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तीनों स्टेटमेंट ठीक थी, वो तीनों चीजें डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के फीचर्स हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, question number 30, a strategy to earn foreign exchange by making domestic industries competitive in international market is called। अगर आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं, जो कंपटीशन दे रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, उस स्ट्रेटेजी से जब आप फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कहा जाता है, इंपोर्ट सब्सिशन कहा जाता है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी कहा जाता है या बोथ बी एंड सी कहा जाता है, मतलब बी और सी का कॉम्बिनेशन। अब आप दोबारा सुनो, a strategy to earn foreign exchange by making domestic industries competitive in international market is called export promotion। हम उसको कहते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन। हम अपने गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो पॉलिसीज लाते हैं उसको कहा जाता है एक्सपोर्ट प्रमोशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन एग्रीकल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। अरे सर ये तो तीनों करेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर में, तो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी एम्स, इंपॉर्टेंट है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी का क्या मेन मोटिव था, क्या एम था, इकोनोमाइजिंग द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, exposing domestic industries to international competition, generating foreign exchange through export promotion या all of the above। इनवर्ट ट्रेड लुकिंग पॉलिसी का मतलब था आप इकोनोमाइज कर रहे हैं यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को थ्रू द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। हम लोग बाहर से आने वाले गुड्स को जो इंपोर्ट कर रहे थे उसके लिए सब्सटीट्यूशन अपनी कंट्री में ही ढूंढ रहे थे कि हम लोग बाहर से इंपोर्ट ना करें और हम लोग इंडिया में ही उन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की हेल्प से उन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करें। तो करेक्ट आंसर इज ए, इकोनोमाइजिंग द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के यूज को मैक्सिमम लेवल तक इकोनोमाइज करना, उसको अपने लिए बचा कर रखना, क्या करके, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी को लाकर। करेक्ट,
तो यहाँ तक मैंने आपसे 15 एमसीक्यू डिस्कस करे। तो गाइस आप इसको जल्दी से पढ़ लें, 2 या 3 बार वीडियो को देख लें, आपको लर्न हो जाएगा और हम लोग आगे की वीडियोस भी अपलोड करते रहेंगे। बाय स्टूडेंट्स।